मैं हमेशा कैरी फॉरवर्ड पता करने मना क्यों करता हूँ? क्योंकि क्या होता है ना कि कौन सा न्यूज़ कब कैसा आए और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जो पोजीशन था उसके अगेंस्ट मार्केट खुल सकता है। ऑल्दो हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स अब कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। मैं ग्रुप में जब भी कैरी फॉरवर्ड के लिए पूछता हूँ पोल, तो 50% प्लस लोगों का चैन की नींद वाला ही आता है, यानी कि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे होते हैं। तो इससे ये क्लियर है कि भाई जो लोग थॉट प्रोसेस से हमारा बात सही से सुनते हैं वो कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं करते हैं। अब बताओ, आप लास्ट वीक का ट्रेंड देखते हुए कोई भी अगर पी कैरी फॉरवर्ड करके या फिर शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गया है तो उसने क्या गलत किया है? नहीं किया है। बट रात में यूएस मार्केट में क्या हुआ? ठीक है, तो वो चीज समझने की जरूरत है कि हमारे हाथ में बस लाइव मार्केट में जो है ना वही होता है। अगर लाइव मार्केट छोड़ के कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम उस पर क्यों ही ध्यान दें? कैरी फॉरवर्ड में आपका एक दिन पैसा बनेगा, 2 दिन पैसा बनेगा, 3 दिन पैसा बनेगा और चौथा दिन सारा पैसा चला जाएगा। इसीलिए सिर्फ ट्रेडिंग लाइव मार्केट में ही करनी चाहिए। कैरी फॉरवर्ड बहुत डेंजरस होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्यों ये चीज 2:30 बजे ही उस दिन, 2:30 बजे नहीं, 2:56 पे मैंने ग्रुप में क्लियरली लिखा था, अगर चैन की नहीं चाहिए तो वीकेंड में डोंट कैरी फॉरवर्ड एनीथिंग। जनरली मैं लिखता नहीं हूँ, व्यूवर्स ऐसे भी नहीं करते हैं, बट मैंने उस दिन स्पेसिफिकली लिखा। क्यों लिखने का मेरा कारण था? क्योंकि मेरे को 18,000 के पुट में राइटिंग दिखाई दे रही थी। जब भी इस तरह की राइटिंग होती है, मार्केट उसके नीचे है, 18,000 में पुट में राइटिंग हो रही है, तो या तो वो बेवकूफ है या फिर वो स्मार्ट मनी है। अब इतना बड़ा क्वांटिटी में राइट करना मतलब स्मार्ट मनी ही राइट करता है, ये चीज नॉर्मल आदमी राइट नहीं कर सकता। और इन द मनी जाके मतलब मार्केट 17,900 के पास है और आप 18,000 के पुट में राइटिंग कर रहे हो, तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उनको लग रहा था कि एक बार बाउंस आ सकता है। मतलब कि जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ का डेटा पहले ही पब्लिश हो जाता है, हमें बाद में पता चलता है, सेम चीज यूएस में भी है। यूएस में जॉब डेटा आने वाला था, जॉब डेटा आने के बाद देखिए वहां का मार्केट कितना शूट किया। और जब डाउ गिर भी रहा था, सॉरी, डाउ जोन्स वहां पे 200-300 पॉइंट प्लस भी दिखा रहा था, तो मैंने लिखा था कि भगवान करे आज 1,000 पॉइंट की रैली हो जाए। इसलिए लिखा था कि 1,000 पॉइंट की रैली एक्चुअली हो जाए तो मुझे कोई फायदा तो है नहीं उससे, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए 1,000 पॉइंट की रैली होती है, बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, तो उससे फायदा क्या होगा कि हमें अपना पोजीशन बनाने में ईजी होगा। क्योंकि मार्केट अगर ओवर सोल्ड टेरिटरी में है तो वहां पे आप पोजीशन क्या बनाओगे? ठीक है, ये चीज थी। अब आते हैं कि हमारा इस वीक के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, गैप अप के बाद हम कैसे प्ले कर सकते हैं, सेक्टोरल आउटलुक क्या रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए, क्या हम एंटिसिपेशन लेके चल सकते हैं, डॉलर इंडेक्स जो करेक्ट हुआ है उसको कैसे फैक्टर करें, कैसे प्ले करें, एंड ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में हम किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि लाइव मार्केट में, ठीक है, जितना भी बड़ा गैप अप हो या गैप डाउन हो, उसके बाद ट्रेडिंग का कैलकुलेशन पूरा चेंज हो जाता है। मैं यूजुअली गैप अप गैप डाउन के बाद टेलीग्राम में अपना कुछ अपडेट तो करता हूँ, जो एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे हम गैप अप हो सकते हैं, यहाँ गैप डाउन हो सकते हैं, उस हिसाब से मैं कैलकुलेशन जगह बता दूंगा। लाइव मार्केट में कुछ भी चेंज हो सकता है, क्योंकि एसजीएक्स को ऊपर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बट इंडियन मार्केट को ऊपर करने के लिए आपको किसी स्टॉक को ऊपर करना पड़ेगा, एंड कौन से स्टॉक को फिर आप ऊपर कर पाओगे वो पता नहीं चलता है। तो वो प्री ओपन के बाद ही समझ में आएगा कि हमारा निफ्टी कितना ऊपर खुल सकता है या नीचे खुल सकता है। एंटिसिपेटेड जो लेवल्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से अभी हम अपना डिस्कशन कर लेंगे। बट डिस्कशन में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको 2 मिनट एक ब्रोकर के बारे में बता देता हूँ, आप सुन लीजिए, एंड उसके बाद आप फिर अपना 2 मिनट के बाद अपना आगे का डिस्कशन सुनिएगा। जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है ना मार्केट में, तो उसको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट तो पूरा एक लक का गेम है और लक के हिसाब से ही सब कुछ चलता है यहाँ पे। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना कि वो बेसिकली क्या है, किसी की सुनी सुनाई बातों के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देते हैं, चल गया तो चांद तक नहीं तो रात तक वाला कहानी होता है। और किसी के कारण उनका पैसा डूब जाता है तो उनको लगता है कि पूरा स्टॉक मार्केट तो लक का ही गेम है, राइट? तो बात ये होती है ना कि आपका हार्ड अर्न मनी होता है, ये हार्ड अर्न मनी ना आप ऐसे ही कहीं से सुन के कोई भी चीज़ कोई कुछ बोल दिया है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है ना, आपको हमेशा एक एक्सपर्ट का एडवाइस लेके ही ये काम करना चाहिए। जब भी आप मान लीजिए इन्वेस्टिंग जब अपने से करते हो तब तो आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर रहते हो, बट अगर आप किसी की सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट करते हो तो होता क्या है, आप डिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाते हो, और जिस पे आप डिपेंड कर रहे हो वो सही आदमी है या नहीं है आपको कैसे पता चलेगा, राइट? तो इसी के लिए क्या है ना कि एक आपको ऐसा ब्रोकर या ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो आपको सही एडवाइस भी करे, एंड आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के संग वो भी कोशिश करे कि उसका भी ग्रोथ होता रहे। मोतीलाल ओसवाल अकेला एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वो आपको फ्री डिमैट देते हैं एंड जीरो एएमसी लेते हैं, बट उसके संग आप
को वो फाइनेंशियल एडवाइजर भी प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ईयर एएमसी आपसे वो ले नहीं रहे हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, प्लस वो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आपकी मदद करेगा। और जब फाइनेंशियल एडवाइजर फ्री में मिल रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है, एटलीस्ट लॉस से बचाने की वो कोशिश तो करेगा आपको। प्लस मोतीलाल ओसवाल ही क्यों, क्योंकि देखिए क्या है कि जो बाकी जगह ब्रोकरेज रेट लगता है 20 रुपीज़ पर ट्रेड, वो इन्होंने भी लॉन्च करके रखा है, इनके यहाँ भी वो फीचर्स है। प्लस 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 50 लाख प्लस क्लाइंट्स है, एंड फाइनेंशियल एडवाइजर वाला जो बेनिफिट मैंने बताया वो तो है ही। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पैन लेना है, आधार लेना है, बैंक का प्रूफ लेना है, और जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा उसमें आप जाइएगा, ये 3 चीज़ों को डालिएगा, आपका अकाउंट आराम से ओपन हो जाएगा। इनके सॉफ्टवेयर में आपको AI बेस्ड टूल्स के थ्रू स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं, एंड बास्केट फीचर्स एंड बहुत सारे अदर फीचर्स भी इनके ऐप में आपको मिलेंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देता हूँ, आप अपना फ्री डिमैट ओपन अकाउंट ओपन करिए, एंड एक फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू कंसल्टेंसी लेने का, प्लस इनके जो स्टॉक रिकमेंडेशंस होते हैं उसको भी देखने का आप जर्नी स्टार्ट करिए। आपने सुन लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। बट हम अभी ना पहले एक चीज़ मैंने जो और टेलीग्राम में पोस्ट किया था वो मैं आपको एक बार रीड करके समझाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आपको कुछ आगे के लिए पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर हो जाए। देखिए मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट किया था कि हमारे यहाँ पे चीज़ों का एक्सेस लोगों के पास पहले होता है, वो पोजीशंस अपने पहले बना लेते हैं, बाद में नॉर्मल लोगों को पता चलता है। अब आप नोटिस करोगे कि लास्ट वीक ग्लोबल मार्केट बहुत खराब नहीं कर रहे थे, इंडियन मार्केट टूटे जा रहे थे, एंड बड़े बड़े मेजर स्टॉक्स टूट रहे थे। उसका रीजन पता है क्या है, पब्लिश हुआ जीडीपी का एनुअल एस्टीमेट 2023 के लिए हमारा, और उसमें कैसा आया, इंडस्ट्री ग्रोथ एट 4.1% वर्सेस 10.3% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो क्या होता है कि लास्ट ईयर अगर आप 10.3% ग्रो किए, इस बार 4.1% ग्रो करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपके इंडस्ट्री रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं वो थोड़ा सा कब ग्रोथ करेंगी, कम ग्रोथ करेंगी तो उनका अर्निंग्स कम होगा, अर्निंग्स कम होगा तो उनका पी का वैल्यूएशन कम होगा, इससे उनका शेयर प्राइस कम होगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा मेजर स्टॉक्स जो इंडस्ट्री रिलेटेड हैं, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह रिलेटेड है, वो सब गिर रहे थे। ठीक है, ये हो गया। सर्विसेज सीज ए ग्रोथ ऑफ 9.1% वर्सेस 8.4%। अब ये जो 9.1% है, सर्विसेज कौन सी कंपनीज हो गई, सर्विसेज वाली कंपनी जैसे हो गई आपके बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, उसके बाद आपका आईटी कंपनी हो गया, ये सब सर्विसेज में आते हैं। अब इनमें जो ये 9.1% ग्रोथ दिख रहा है, इसका मेन फैक्टर है हमारा करेंसी का डेप्रिसिएशन। बिकॉज इंडिया जब काउंट करेगा तो डॉलर रेवेन्यू पे एंड रुपी रेवेन्यू पे काउंट करेगा, वो अगर कांस्टेंट करेंसी में देखेंगे तो ये भी डिग्रोथ में है, क्योंकि 9.1% अगर हो रहा है जिसमें अभी करेंसी ही 6-7% आप डिक्लाइन की बात कर रहे हो, तो ये भी टेक्निकली कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ में नहीं है, इसीलिए आईटी कंपनी ज़्यादा टूटे जा रही थी। अब प्रॉब्लम क्या है, इतना नीचे लेवल पे आ गए हैं, इनका रिजल्ट है तो मोस्टली खराब चीजें फैक्टर इन की हुई हैं। अभी इस वीक से इनका रिजल्ट सीजन चालू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ 1.6% से 9.9%, मतलब टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका कुछ ही ग्रो नहीं कर रहा है। ऑटो हो गया, उसके बाद आपका स्टील हो गया, मतलब आप समझ रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो 1.6% तो बहुत ही कम हो गया। ठीक है, मतलब टेक्निकली जीरो ग्रोथ है। इन्फ्लेशन अगर 6% है तो 1.6% ग्रोथ कुछ ही ग्रोथ नहीं माना जाता है। ये सब डेटा पब्लिश हुआ है। ठीक है, इसी कारण क्या था, मार्केट्स को ये नीचे रख रहे थे, एंड अब कोई इस डेटा को देख के शॉर्ट करने जाएगा तो हो सकता है ट्रैप हो जाए। बट सिचुएशन बदल गया है क्या, नहीं बदला, अभी भी नहीं है। हम पॉज ले सकते हैं। इनफैक्ट हमारा भी नेक्स्ट वीक के लिए जो स्ट्रैंगल सेल है उसमें हमारा मीडियम पॉइंट 18,000 का ही रेंज है, वो 18,000 का रेंज में ही हम एक्सपायरी अगर करते हैं तो जो हमने 3 लेग स्ट्रैडल दिया था वो मैक्सिमम प्रीमियम बेनिफिट के संग हम क्लोज करेंगे, तो उसका एक हमको एडवांटेज है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 9.1% ग्रो करेगा FY23 में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रोथ का मैंने पहले भी एक बार आपको रीजन समझाया था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर इलेक्शन ईयर्स में हमेशा अच्छा ग्रो करता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट रोड्स बनाएगा, कैनल्स बनाएगा, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा, तो उससे फायदा होता है। एनुअल एस्टीमेट हमने 7.7% रखा है, जो कि ठीक है, मतलब बेटर देन अदर्स है। और कंजम्पशन ग्रोथ हमारा 3.1% के हिसाब से, 3.1% जो ग्रोथ है, ठीक है, 3.1% जो कंजम्पशन में ग्रोथ है ये अच्छा है। ठीक है, इंडिविजुअल्स का जो कंजम्पशन ग्रोथ होता है इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है इकोनॉमी को, तो दिस इज वन पॉजिटिव नंबर। और कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ एट 11.5% वर्सेस 15.8%, मतलब सेविंग्स डिक्लाइन करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सेविंग्स डिक्लाइन करना। हाउएवर
ये एस्टिमेट्स हैं, एक्चुअल नंबर्स नहीं हैं। तो जब तक एक्चुअल नंबर्स नहीं आते हैं तब तक जज करना मुश्किल है, लेकिन एस्टिमेट्स ही अगर खराब हैं तो एक्चुअल नंबर का तो आप अच्छा होने का उम्मीद नहीं करते हो। ठीक है, अब आते हैं सेक्टर वाइज आउटलुक कैसा रहेगा, गैप अप को कैसे प्ले करें, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम व्यूअर्स उसी का वेट कर रहे होंगे। देखिए, पहला चीज, गैप अप होगा कि नहीं होगा कोई सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, SGX निफ्टी बेवफा है बोल के 10 रुपए के नोट पे लिखा हुआ एक आता है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरा ट्वीट भी है उसको लेके। ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है कि जितना SGX 18,105 दिखा रहा है तो उस हिसाब से 18,050 पे हम ओपन होने चाहिए, ये हो या ना हो कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन लेकिन डिस्कशन उसी हिसाब से करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। सिंपल रखते हैं, मार्केट अगर किसी कारण से 18,000 के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, तो 18,000 के ऊपर होते ही फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 18,000 मार्केट डिफेंड करने की कोशिश करेगा। ये यूजुअल है, क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट 18,000 के पास खुल रहा है, अगर 150 पॉइंट गैप अप होता है तो 18,000 के पास ही ओपन होना चाहिए। तो 18,000 के पास अगर खुलता है, 18,000 पे हर्डल लेके मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो जो कॉल सेलर्स हैं 18,100, 150, 200 ये सब के कॉल ऑप्शंस बेच के, क्योंकि प्रीमियम स्पाइक करेगा, उसको आप बेचोगे तो आपको धीरे धीरे वो कूल डाउन होता हुआ दिखाई देगा। एंड उसके बाद मार्केट अगर 18,040, 50 तक चला भी गया तो जो सुबह जिसने बेच दिया 18,100, 150, 200 ये सब का कॉल ऑप्शन, उनका प्रीमियम सेफ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सुबह में जो स्पाइक रहेगा उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर गया भी तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम में इफेक्ट नहीं डालेगा आपके। तो वहां पे एक हो गया। 18,000 के पास अगर हम ओपन हुए एंड 18,000 से हम रिवर्स कर रहे हैं तो उस रिवर्सल को 17,970 के नीचे प्ले किया जा सकता है। यानी कि मार्केट मान लेते हैं 150 पॉइंट गैप अप है, ठीक है, 150 पॉइंट गैप अप खुल गया, 18,000 पे ओपन हो गया। अब वहां से या तो नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है, दो ही चीज हो सकती है। 150 पॉइंट गैप अप के बाद और ऊपर जाना इस मार्केट कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। कुछ लोग बोलेंगे सर शॉर्ट कवरिंग हुआ तो कॉल्स जो रिटर्न है ना वो 18,000 पे ही मेजरली रिटर्न है, इन द मनी में कम राइटिंग है। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट कवरिंग होने का स्कोप 18,050 के ऊपर है, उसके पहले नहीं है। तो 18,000 टू 18,050 का बफर जोन बन गया। अब 18,000 का लेवल जो है वो लेवल अगर मार्केट वहां से हर्डल लेके रिवर्स कर रहा है एंड फिर वापस 17,970 तोड़ता है, तो जो लोग भी बेचारे लॉन्ग पोजीशन कैरी करके गए हैं या लॉन्ग पोजीशन उस दिन क्रिएट करेंगे, वो 17,970 पे स्टॉप लॉस लेंगे एंड फिर वहां से मार्केट घूम के वापस आपका 17,900 की तरफ आ सकता है। 17,900 भी टूटा तो 17,850 और उसके नीचे भी ड्रैग हो सकता है। मेजर सेलिंग प्रेशर आएगा आपका 17,800 के नीचे ही, लेकिन नंबर्स वाइज प्ले हम ऐसे कर सकते हैं। अब अपसाइड का कोई ट्रेड बचता है क्या? देखिए क्या होता है कि अगर 150 पॉइंट गैप अप ही खुल गया तो अपसाइड का ट्रेड कॉल बाई करके आप नहीं कर पाओगे कभी भी। ठीक है, पुट सेल करके कोई 17,900 का पुट फिर भी सेल कर दे तो प्रीमियम डीके होने का चांसेस है, लेकिन कोई कॉल बाई करके सोच रहा है अपसाइड का प्ले कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सुबह में पहला बार तो गैप अप के कारण प्रीमियम बहुत स्पाइक कर जाएगा एंड उसके बाद मार्केट वहां पे क्लोज भी हो गया ना तो वो प्रीमियम 30% डीके हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम स्पाइक किया हुआ था, वो प्रीमियम क्योंकि उसकी आईवी स्पाइक की थी, अब वो प्रीमियम फिर डीके हो जाएगा। तो कॉल बाई करके बुलिश मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है अगर गैप अप हो गया तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये लेवल्स हमने निफ्टी का डिस्कस किया, बैंक निफ्टी का भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये गैप अप के लेवल्स बैंक निफ्टी के हिसाब से भी एक बार जज कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान रखना है अपने को, मेरे हिसाब से 42,550 ये रेंज क्रूशियल रहेगा। अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है 42,550 के ऊपर खुलता है एंड घूम के 42,550 का लेवल तोड़ रहा है तो फिर वापस से जैसे 17,970 का हमने कहानी बताया सेम चीज इसके लिए होगा। 42,550 टूटने के बाद क्या होगा, सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होगा टुवर्ड्स 42,400, 42,400 टूटा तो 300, 200, 100 सारा डोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, लॉन्ग खुला तो जो लोग भी ट्रैप्ड है लॉन्ग साइड में, मतलब गैप अप में, पहले तो वो बुक करेंगे, बुक करने के बाद एक बार खट से नीचे मार्केट आता है उसके बाद भले मार्केट को जो पोजीशन बनाना हो तो 42,550 के ऊपर मार्केट खुल सकता है। अगर मार्केट उसके ऊपर खुला तो 42,550 का स्टॉप लॉस होना चाहिए जो भी लॉन्ग साइड में है। तो वहां के नीचे मार्केट टूट रहा है तो एग्जिट कर लेना जरूरी है। 42,550 टूटा तो 42,400 फर्स्ट लेवल डायरेक्टली दिखाई दे सकता है एंड उसके बाद फिर 42,300, 200 ये डायरेक्शन मार्केट अप्रोच करता दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट 42,400 पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है और सेम चीज निफ्टी में 17,900 पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है तो उस बाउंस को आप प्ले करने की कोशिश कर सकते हो। लॉन्ग साइड में ट्रेड अगर कुछ बनेगा तो वो 42,400 से सपोर्ट मिल रहा है तब वो प्ले बन सकता है एंड 17,900 से सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस करता है तो वो प्ले बन सकता है। तो ये दो ट्रेड बन सकते हैं लॉन्ग साइड में। बाकी शॉर्ट साइड का हमने लेवल डिस्कस कर ही लिया।
ये हो गया बायर्स के लिए। अब ऑप्शन सेलर्स के लिए देखिए हमने क्या रेंज देके रखा है, 17,750 दे के रखा है हमने नीचे के साइड का, एंड ऊपर में 18,300 दे के रखा है। दोनों रेंज अभी तक तो सेफ दिखाई दे रहे हैं। 17,800 टूटने पे ना, अगर मान लीजिए उसके नीचे मार्केट एक 15 मिनट कैंडल बना देता है, तो पुट सेलिंग से एग्जिट कर लीजिए या थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाइएगा। और अपसाइड में भी वही है, अपसाइड में रिस्क थोड़ा कम दिखाई देता है मेरे को, 18,250 के ऊपर कॉल साइड से एग्जिट का सोचेंगे, उसके पहले नहीं सोचेंगे। बैंक निफ्टी में हमने रेंज क्या दिया था, 41,600 एंड 43,400 ये रेंज दिया था। अभी तक इसके बीच में ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 41,700 टूटे या फिर 43,300 टूटे तो फिर आप पुट या कॉल सेल से एग्जिट करने की सोचिएगा। तो ऑप्शन बायर्स ऑप्शन सेलर दोनों के लिए लेवल हो गए, और डिस्कशन भी हो गया गैप अप के बाद हम कैसे प्ले कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें क्या बोलते हैं इसको, सेक्टरल आउटलुक में। सो फर्स्ट सेक्टर आईटी, रिजल्ट्स हैं इस वीक में, ध्यान रखिएगा, क्रूशियल है रिजल्ट्स का प्ले करना। मार्केट आईटी कंपनीज के बहुत नेगेटिव फैक्टर करके बैठा हुआ है, मतलब कि बहुत खराब रिजल्ट्स को मार्केट फैक्टर करके बैठा हुआ है। खराब रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं आए तो थोड़ा सा बाउंस बनता है इनमें, उस बाउंस में खरीदना नहीं है, बड़े लोग एग्जिट ही कर रहे होंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है अपने को ये ध्यान रखना है कि आईटी में नेगेटिव फैक्टर्ड है। अब यहाँ पे शॉर्ट प्ले बिकॉज ऑफ रिजल्ट नहीं बनता है, ध्यान रखना है। बाउंस हो सकता है, इस बाउंस को अपने इग्नोर करके चलेंगे। बाउंस आएगा रिजल्ट के बेसिस पे, रिजल्ट अच्छा आया बाउंस मिलेगा, रिजल्ट खराब आया तो ऑलरेडी मार्केट फैक्टर के बैठा है, तब साइडवेज हो जाएगा, या फिर और थोड़ा सा 5-10 रुपए गिर गया तो गिर गया, वो वाला हिसाब होगा। तो आईटी सेक्टर टू अवॉइड रखिए। और ऑप्शन सेलर जो है प्रीमियम स्पाइक किए हुए, टीसीएस का प्रीमियम, इन्फी का प्रीमियम है जो नोटिस कर रहा था, यूजुअली नॉर्मल से स्पाइक किए हुए हैं ज़्यादा। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप स्मार्टली प्ले कर सकते हो इनमें स्टॉक्स में, और लिक्विडिटी टीसीएस में तो कम है लेकिन इन्फी में बहुत लिक्विडिटी है, तो आप उस हिसाब से प्ले करके डीके के लिए प्ले कर सकते हो, क्योंकि डीके अच्छा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्केट फैक्टर करके बैठा हुआ है, पॉजिटिव कुछ आया तो वहां से मार्केट थोड़ा बाउंस करने की कोशिश करेगा। तो क्या है, दोनों साइड में प्रीमियम अच्छे मिल रहे हैं एंड वहां पे प्ले किया जा सकता है, स्मार्टली प्ले करना होगा। लेकिन ये हो गया आईटी के लिए। ऑटो, देखिए ऑटो एंसिलरीज मेरे हिसाब से टूट सकते हैं, एंड पोजिशनल वे में यहां से धीरे धीरे गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको, और सारे के सारे गिरेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं रहेगा। मेजर इनका सप्लाई सेक्टर था अफ्रीका, अफ्रीका का भी हाल खराब है, हमारे यहाँ तो दिक्कत है ही। एंड अगर 2023 इतना खराब हो रहा है तो इनका थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बस ये 1 साल का साइकिल है, वो खराब होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने दिवाली और दशहरा के समय वापस से देखेंगे इनको अच्छा करते हुए, बट अभी तो दिक्कत है। तो स्विंग प्लेयर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर में। नेक्स्ट सेक्टर क्या रहेगा हमारा, बैंकिंग। तो बैंकिंग का मैंने बैंक निफ्टी का डिस्कस किया, बट ओवरऑल बैंकिंग मैंने ऐसा बताया ना कि बैंकिंग से अब बुकआउट करने का टाइम है। ये मैंने 2 वीक पहले ही, जब 43,500 600 था तब से बोल के रखा है। मेरे हिसाब से बैंकिंग का पीक हम बना चुके हैं। नंबर्स में हम भले 45,000 46,000 चले जाएं, बट उससे परसेंटेज वाइज में 2 या 3% ही होता है। तो इनफैक्ट हम पीक बना चुके हैं, मेरे हिसाब से ये है। तो बैंकिंग में फ्रेश इन्वेस्टमेंट का कोई सेंस अब नहीं बनता है, बैंकिंग से दूर रहना चाहिए। जब बहुत नीचे के लेवल पे आएंगे तब देखेंगे इनमें करने का। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर क्या रहेगा, नेक्स्ट सेक्टर रहेगा हमारा एफएमसीजी। एफएमसीजी टू एन एक्सटेंट ये भी थोड़ा सा बीटिंग अभी ले सकता है। हाउएवर जीडीपी में कंजम्पशंस के नंबर अच्छे आए हैं, कंजम्पशन का नंबर अच्छा आने का मतलब है कि ये थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं एक बार के लिए। बट ओवरऑल पोजिशनल वे में इनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कंजम्पशन तो दिन पर दिन रूरल कंजम्पशन वगैरह सब डिक्लाइन कर रहा है। तो अगर वैसा होता है तो दिक्कत होती है। अब कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंटिसिपेशन भी है नहीं, तो एक बार अगर बाउंस मिला भी तो बाउंस में लोग एग्जिट ही कर रहे हैं इसमें, ये ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद आते हैं हम अपना नेक्स्ट, कोई मेजर सेक्टर रहेगा क्या? देखिए मेजर कोई रह नहीं गया, फार्मा बुलिश है, हम 2023 के लिए बुलिश रहेंगे। हो सकता है रिटर्न्स ना बन रहे हों उसमें, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश ही रहना उसमें ज़्यादा अच्छा है। गोल्ड सिल्वर का आउटलुक मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंटिन्यू रहेगा। मेटल्स में डॉलर इंडेक्स चूंकि गिरा है, मेटल्स पॉजिटिव खुल सकते हैं, खुलने के बाद फ्रेश लॉन्ग नहीं बनेगा, अवॉइड करिएगा। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर क्या रह गया, नेक्स्ट सेक्टर आई डोंट थिंक सो कोई बच गया मेजर में। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन मेटल सीमेंट, जैसा निफ्टी करेगा वैसा ये करेंगे, इस पर अपने को दिमाग नहीं लगाना। हाँ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चूंकि जीडीपी में एंटिसिपेटेड है कि थोड़ा सा ये बढ़ सकता है, तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज थोड़ा सा और अच्छा करते हुए दिखाई दे सकती हैं आपको। ये हो गया। क्रूड में देखिए, क्रूड बहुत वॉलेटाइल है, मेरे हिसाब से एमसीएक्स पे 6100 का लेवल मार्क करके रखिए, उसके नीचे है या ऊपर है, इस बेसिस पे आप डिसाइड करिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।